ठीक है? तो ये कल कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? उसके स्ट्रक्चर की ये डायग्राम थी जो आपने देखी, इसी को आपको कहा था कि आप ड्रा करिएगा। तो मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है ना? ओके। उस इसमें हमने क्या देखा? इसमें एक इसका न्यूरॉन जो नर्व सेल में आपने देखा एक्सॉन रीजन होता है, उसमें कुछ डेंड्राइट्स हैं, डेंड्रॉन्स हैं, ठीक है? अब किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम ये आगे पढ़ेंगे, हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। उससे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने थोड़ा-सा ब्रीफ में देखा था कि न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है? उसमें सेल बॉडी एक रीजन आता है, उसमें कुछ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस आती हैं, ठीक है? व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द सोमा रीजन। देन वो जो सेल बॉडी थी दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ साइटोन और सोमा, ठीक है? वो जो साइटो वर्ड होता है मैंने पहले भी बताया आपको, इसका मीनिंग ही क्या होता है? सेल होता है। तो साइटोन में क्या-क्या आता है? न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोलस था, न्यूरोफाइब्रिल्स थे, निसल ग्रैन्यूल्स थे एंड देन व्हेन वी go towards the nerve processes there are dendrites or डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन, ठीक है? ये उसके लिए एक नर्व प्रोसेसेस थी, कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में आगे हम आते हैं सेल बॉडी की ओर, ठीक है? कल आपके साथ सिलेबस को भी डिस्कस किया गया था, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा पूरे को, एक दो बार उसको अच्छे से पढ़िएगा, ताकि जैसे मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि कभी एग्ज़ाम में जाते हो, कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा होता है, अगर उस टॉपिक के बारे में ही समझा हो तो आप कुछ ना कुछ यू कैन पेन डाउन देन। अब सेल बॉडी की बात आती है, ठीक है? ये जो सेल बॉडी आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक? अब इसमें क्या होता है, इसकी थोड़ी-सी ये साइज़ के बारे में बताता है दैट इज़ 2 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है? ये माइक्रोन्स में है ये, बहुत छोटा है ये, बड़ा नहीं है। तो ये माइक्रोन दैट इज़ दे आर द माइक्रोस्कोपिक वन। तो वही माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में ही हम इसकी ये आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाउ मच इट्स साइज़ इज़। अब शेप की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट शेप्स, ठीक है? लाइक राउंडेड वन, पिरामिडल, ओवल, फ्लास्क लाइक, सो अलग-अलग आपको इसकी शेप्स देखने को मिलती हैं, ठीक है? अब इसमें भी क्या आता है, देयर आर अब शेप आपने देख ली, साइज़ देख लिया, अब इसके अंदर क्या है, इसके भीतर भी क्या होता है, अब साइटोप्लाज़्म है, साइटोप्लाज़्म तो आप हर जगह पढ़ते हो कि साइटोप्लाज़्म आता है। सो हियर देयर इज़ आल्सो द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज़्म व्हिच इज़ अ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज़्म। अब ये जो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज़्म है, यहाँ पे लेट मी टेक माय पेन, ठीक है? This is what the cytoplasm is. ठीक है? तो उस साइटोप्लाज्म को दैट इज अ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं क्या? न्यूरोप्लाज्म, ठीक है? अब इसको न्यूरोप्लाज्म क्यों कहा जाता है? देखो सिंपली कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसको एक टर्म दी गई दैट इज द न्यूरोप्लाज्म, न्यूरॉन के साथ रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यूरोप्लाज्म। अब इस न्यूरोप्लाज्म में क्या-क्या आता है हम उनको देखते हैं। देखो इसमें न्यूक्लियस रहेगा, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोलस रहेगा, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, इसमें एक गोल्गी apparatus रहेगा, इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स रहेंगे, इसमें कुछ निसल ग्रैन्यूल्स रहेंगे। देखिएगा, अ, समझिएगा चीज़ को कि इसमें क्या है, ये सब पोर्शंस जो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, ठीक है? दे आर इन दिस रीजन दैट इज़ द साइटोप्लाज्म रीजन, मीन्स न्यूरोप्लाज्म में। न्यूरोप्लाज्म में है तो इनका कुछ रोल होगा, वहाँ पे कुछ काम करते होंगे, हम उनको आगे स्टडी करेंगे कि क्या-क्या काम करते हैं, उनको देखेंगे। लेकिन पहले ये हम माइंड में रख लें कि यहाँ पे क्या-क्या होता है। जैसे आप किसी सेल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, आपने प्लांट सेल पढ़ा है, आपने छोटी क्लासेस में ही एनिमल सेल भी पढ़ा हुआ है, इवन 11th-12th में भी पढ़ा होगा। फिर आप साइंस में ये पढ़ते आते हो। तो उस सेल में क्या-क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है वो आपको पता है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस भी है, आपको थोड़ा-सा माइंड में रखना है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना हुआ है, सेल का पार्ट है। ये गोल्गी apparatus आपने सुना है, गोल्गी बोलो, गोल्गी बोलो, जो भी बोलते हो। गोल्गी apparatus ये भी आपने सुन रखा है। देन इज़ द न्यूरोफाइब्रिल्स आर देयर, ठीक है? व्हिच आर जस्ट लाइक फाइन थ्रेड्स, ठीक है? बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे धागा होता है ना, उसी तरह ये दिखने में लगता है। तो न्यूरोफाइब्रिल्स आर देयर व्हिच आर जस्ट फाइन thread like structures, and what this neurofibril is going to do, it is going to form an intricate network here, ठीक है? ये एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है? नेटवर्क बनाता है ये। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है जैसे सपोज आपके घर में
लैंडलाइन फ़ोन हो, तो उसे उसे किसी एक वायर के साथ जोड़ा जाता है ना, जैसे केबल आती है, जिसे टीवी पे देखते हो या कुछ भी है, एक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, पीछे से एक बड़ी तार आती है ना? वो कुछ ज़्यादा पावर की होती है, फिर उसके बाद में उसके आगे छोटी-छोटी निकलती हैं। फिर ऐसे ही एक हमारे घर तक आती है, घर पे आने के बाद भी उसके फिर से छोटी-छोटी और आगे निकलती हैं और एक आपके बिल्कुल बेड के पास में, जहाँ पे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, लैंप जगा कुछ भी सो एंड सो। इट मीन्स ये सब क्या था? एक नेटवर्क था। तो ऐसा ही यहाँ पे न्यूरोफाइब्रिल्स का भी नेटवर्क रहता है, ठीक है? अपीयरेंस में कैसा है? जस्ट लाइक फाइन थ्रेड्स। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। क्या काम है इसका? इम्पल्स ट्रांसमिशन करना, ठीक है? इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। सो न्यूरोफाइब्रिल्स आर हियर फॉर व्हिच पर्पस? टू ट्रांसमिट द इम्पल्सेस, ठीक है? इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए न्यूरोफाइब्रिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। देन वन मोर थिंग इज हियर, ठीक है? वो क्या है? दे आर द निसल ग्रैन्यूल्स। अब निसल ग्रैन्यूल्स जो हैं, वो कैसे अपीयर होते हैं? दे अपीयर जस्ट लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। अब मैंने कल ही आपको बोला था, क्या बोला था? कि यहाँ पे आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हो, सुनते हो, आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना होगा, आरईआर, एसईआर। तो ये रफ और स्मूथ किन बेसिस में है? रफ क्यों हो जाता है? रफ क्यों कहते हैं उसे? ठीक है, रफ कहते हैं उसकी उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? वहाँ पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, सो दे आर कॉल्ड एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? ऐसे ही स्मूथ होते हैं जिसमें राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती है। अब ये निसल ग्रैन्यूल्स जो है, दे दे आर जस्ट लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई एम यूजिंग द टर्म दैट इज लाइक, ठीक है? दे आर लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये इसका फंक्शन है कि दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर द सेल। चलो इसको बाद में पढ़ते हैं, देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे लिख रखा है मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है? अब इसका मीनिंग क्या था लिखने का? कि ये अगर आपको पता चल रहा है कि निसल ग्रैन्यूल्स कैसे हैं, दे आर लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो किसकी हेल्प से आप ये पता करते हो? यू कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, ये बेसिकली क्या चीज है, ठीक है? आपने माइक्रोस्कोप का नाम सुना है, इवन आपने लैब में अपने कॉलेज की वहां पे भी माइक्रोस्कोप देखी होगी, ठीक है? वहां पे आप कुछ स्लाइड्स देखते हो, उन स्लाइड्स में कुछ रहता है, कभी आप किसी का स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है? जैसे आपने हो सकता है किसी टिश्यू का स्ट्रक्चर देखा हो, एड्रिनल ग्लैंड को देखते हो, थायराइड ग्लैंड को देखते हो, उनकी स्लाइड्स बनी होती हैं। तो वो आप परमानेंट माउंट्स, कुछ परमानेंट स्लाइड्स आप वहाँ पे माइक्रोस्कोप पे देखते हो। वो कुछ सिंपल सी माइक्रोस्कोप देखी होगी आपने, कभी आप कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते होंगे, कभी आप लाइट माइक्रोस्कोप देखते होंगे, ठीक है? अब ये आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस पे थोड़ी-सी चर्चा करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है? इसी में इसी के आगे 2 टाइप्स और आती हैं, एक हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आती है, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आती है, ठीक है? अब ये इसका क्या है? आप बिल्कुल एक मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सेल के अंदर की ऑर्गेनेलिज़ को भी अगर आपने ध्यान से देखना हो, तो आपको इस तरीके की कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जिसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आती है। और अगर आपने किसी छोटी से छोटी चीज़ को, छोटे से छोटे सब सेल को, किसी को भी आपने उसका आउटर सरफेस स्कैन करना हो, ठीक है? मॉर्फोलॉजिकल बाहर से उसको आपने स्कैन करना हो, देन यू आर रिक्वायर्ड व्हाट? द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उस माइक्रोस्कोप से आप कितना बारीकी से देख सकते हो? जस्ट लाइक प्लीज़ इमेजिन कि आपके अगर कोई मस्कीटो बैठा होता है, मस्कीटो के एंटीना के ऊपर, मस्कीटो के लेग के ऊपर अगर कोई और ऑर्गेनिज़्म बैठा हो, तो उस ऑर्गेनिज़्म के ऊपर भी अगर कोई बॉडी पे हेयर्स हैं, तो उसके हेयर पे भी अगर कोई ऑर्गेनिज़्म छोटा-सा और बैठा हो, हम उसे ईज़िली देख सकते हैं, ठीक है? उसकी इमेज आपको इतनी बड़ी दिखती है, जितनी बड़ी आपके मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने है। और वो भी बिल्कुल शार्प, वेरी क्लियर। सो दिस इज़ व्हाट द फंक्शन ऑफ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़। सो ऐसे ही हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, जिसका क्या फंक्शन रहता है कि अगर आपके पास कोई सेल है, आप किसी सेल को देखना चाहते हो, कैसे? उसके इंटरनल ऑर्गन, यानी कि उसमें जो ऑर्गेनेलिज़ प्रेज़ेंट हैं, जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, ठीक है? जितना भी कुछ आप देखते हो, अगर आपने उनको स्टडी करना हो, उनको देखना हो, तो आपको एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ व्हाट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़। सो अब ये
निसल ग्रैन्यूल्स को हमने देखा किसकी हेल्प से देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, ठीक है? तो और हमें कैसे दिखे वो देखने में? वो हमें लगे किस तरीके से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। अब मैं आपको बात करता हूँ, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है? वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो like that, these nasal granules, they also provide function. What? They are also going to perform this function, that is the synthesis of proteins for the cells. ठीक है? अब सेल के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करना है तो ये निसल ग्रैन्यूल्स का काम होगा, ये करेंगे वहां पे। और न्यूरोफाइब्रिल्स का काम था, वो क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू फॉर्म एन इंट्रिकेट नेटवर्क देयर व्हिच इज गोइंग टू डू व्हाट? द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है? इम्पल्स है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है, उसके लिए वहां पे न्यूरोफाइब्रिल्स का होना जरूरी है, जो कैसे दिखते हैं? दे अपीयर जस्ट लाइक फाइन थ्रेड्स, ठीक है? अब ये था थोड़ा सेल बॉडी की तरफ से। अब इसी में आता है, जैसे आपने पढ़ा दैट देयर आर द ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। अब कुछ ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं व्हिच आर ऑफ डार्क पिगमेंट, ठीक है? अच्छा, हमारी स्किन होती है ना, स्किन पे कौन सा पिगमेंट आता है? अगर स्किन किसी की डार्क होती है, दैट इज ड्यू टू द पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस तो ओके, अगर डार्क पिगमेंट है ना, अगर मेरी स्किन का शेड डार्किश में आती है ना, डार्क है ना, दैट इज ड्यू टू द पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज मेलानिन। क्या बोलते हैं उसको? मेलानिन। मेलानिन, ठीक है? ये जो मेलानिन होता है ना, अब उस मेलानिन के कारण हमारी स्किन थोड़ी सी डार्क कंप्लेक्शन में आती है, ठीक है? अगर स्किन फेयर कंप्लेक्शन में होती है, देन इट मींस वहां पे बॉडी में किस क्या कम है? मेलानिन नहीं है, ठीक है? नहीं है नहीं बोलूंगा मैं, इट मींस वो इतना ज्यादा नहीं जितना वो उस पर्सन में प्रोड्यूस हो रहा है, जिस जिस पर्सन में जिसका डार्क कंप्लेक्शन है। और ये आपको थोड़ा सा पता है कि ग्रैन्यूल्स ऑफ डार्क पिगमेंट आर हियर व्हिच आर कॉल्ड एज द मेलानिन, ठीक है? ऐसे ही येलो ऑरेंज कलर के व्हिच आर कॉल्ड एज द लिपोक्रोम। अब ये सब कुछ कहाँ पे है? दिस ऑल इज इन द न्यूरोप्लाज्म रीजन, ये न्यूरोप्लाज्म है। अब बात करते हैं एक और टर्म की व्हिच इज कॉल्ड एज द पेरिकैरियन। ये पेरिकैरियन कौन से भाई साहब? इनको देखते हैं, बोलते हैं साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज लोडेड विद प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी व्हिच इज कॉल्ड एज द पेरिकैरियन। अब आपने न्यूक्लियस पढ़ा, ऐसा कुछ सेल होता है, सेल में यहाँ पे कहीं कुछ न्यूक्लियस की प्रेजेंस रहती है, ये मैं रफ सा कुछ बना रहा हूँ। तो उस न्यूक्लियस के आसपास क्या रहता है? कुछ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी रहती है, ठीक है? वो जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकैरियन, ठीक है? उसको बोलते हैं पेरिकैरियन, आपने याद रखना है, ठीक है? कैरियन का मीनिंग कैरियन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैरियन होता है न्यूक्लियस, तो ये वहीं से टर्म आई पेरिकैरियन। तो सेंट्रियोल्स की बात करते हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट हियर, ठीक है? अब हम जरा आगे चलते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट आगे आता है कि ये आपने पढ़ा सेल बॉडी के बारे में, ठीक है? साइटोन के बारे में, सेल बॉडी के बारे में, ये स्ट्रक्चर आपने देखा, ठीक है? उसके नीचे एक्सोन रहती है। तो अब इसी की कंटिन्यूएशन में आगे आता है कि जब आप सेल बॉडी पढ़ते हो न्यूरॉन्स की, ठीक है? अगर न्यूरॉन्स में देखा जाए, जो सेल बॉडीज हैं, दे अक्कर इन ग्रुप्स, ठीक है? किसमें दिखती है वो आपको? ग्रुप्स में दिखती है। वो जो ग्रुप्स में आपको दिखती है ना, उनको कुछ बोलते हैं, ठीक है? उनका डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर होगा। वो डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर होगा बेस्ड अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, बेस्ड अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट साइट्स इन द बॉडी, ठीक है? जैसे अगर आप वो सेल बॉडीज न्यूरॉन्स की देखते हो जो ग्रुप में है इन ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड समथिंग एल्स, ठीक है? अगर आप उसको देखते हो इन स्पाइनल कार्ड, देन इट इज कॉल्ड समथिंग एल्स। अगर आप उसको देखते हो इन द नर्व्स, देन अगेन इट इज कॉल्ड समथिंग एल्स, ठीक है? तब उसको कुछ और बोलेंगे। अगर आप उसको ब्रेन में देखते हो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज को, देन दे आर टर्म्ड एज न्यूक्लियस। अगर आप उसको कॉलम में, सॉरी, स्पाइनल कार्ड में देखते हो, देन दे आर कॉल्ड एज कॉलम। अगर आप उनको नर्व्स में देखते हो, देन दे आर कॉल्ड एज द गैंग्लियन, ठीक है? आई होप इस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ तक आपको सब कुछ पता चला हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो देन प्लीज डू आस्क मी। 3 2 1, आई थिंक डन। ओके, आगे चलते हैं। अब आपने ये सेल बॉडी के बारे में देखा, ठीक है?
सेल बॉडी के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसेस आती हैं कुछ, जिनको सेल प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। उनमें डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स आते हैं, उन्हीं में एक्सॉन्स आती हैं, ठीक है। उन्हीं में डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स और देयर आर एक्सॉन्स। ये कुछ डेंड्रॉन्स रहते हैं एंड देन देयर आर एक्सॉन्स आल्सो। अब डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स क्या होते हैं और एक्सॉन्स क्या होते हैं, कल जिन्होंने भी वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था वो जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने कल ड्रॉ किया था। अभी थोड़ा बहुत माइंड में जरूर आ सकता है कि डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स आपने किसको लिखा था और एक्सॉन आपने किसको लिखा था, ठीक है। माइंड में आने का मीनिंग यही होता है, ड्रॉ करने का मीनिंग यही, जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में रिफ्रेश होता जाता है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द टाइम यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है, विद द एक्सपीरियंस, क्योंकि आप उनको एक्सपीरियंस करते रहते हो तभी वो आपके माइंड में रहती है। ओके, कमिंग फॉरवर्ड, there are these cell processes, that is dendrons or dendrites and axon. अब इनकी बात करते हैं तो both get nourishment from where, from the neuron, ठीक है। अब जो न्यूरॉन होता है ना वो इन दोनों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में उसके साथ में एक्सॉन थी, उसके साथ में डेंड्रॉन्स थे, उसके साथ में डेंड्राइट्स थे। अब इन एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स, इनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? दिस इज द न्यूरॉन इटसेल्फ व्हिच इज प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू दीज एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, ठीक है। इनको नरिशमेंट यही देता है। और अगर इनको न्यूरॉन से अलग कर दिया जाए देन इट विल डीजेनरेट, ठीक है। फिर ये डीजेनरेट हो जाता है स्ट्रक्चर, कौन? एक्सॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। कब? जब इसको न्यूरॉन से अलग कर देते हैं। अदरवाइज ये क्या है, ये जो एक्सॉन है, डेंड्रॉन्स हैं या डेंड्राइट्स हैं, इनका क्या अदरवाइज क्या स्ट्रक्चर है इनका, ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट लेते हैं, किससे? ये नरिशमेंट लेते हैं न्यूरॉन से, लेकिन ये डीजेनरेट हो जाते हैं अगर इनको आप क्या कर दो, न्यूरॉन से अलग कर दो। न्यूरॉन से अलग होने पे डीजेनरेट हो जाएंगे, अदरवाइज दे आर गोइंग टू हैव देयर नरिशमेंट फ्रॉम द। सिंपल सी बात है, एक चीज आप जिससे कुछ खा रहे हो ना, अगर जिससे कुछ खाने को मिलता है अगर उससे अलग हो जाए ना, नहीं मिलेगा खाने को, देन आप ऑब्वियसली डीजेनरेशन ही रहेगी पीछे, और कुछ नहीं बचेगा। ओके, अब आगे चलते हैं, बेसिक पढ़ते हैं कि डेंड्रॉन्स क्या है और एक्सॉन्स क्या है। अगर डेंड्रॉन की बात करते हैं तो कुछ साइज के बारे में क्या लिख रखा है, दैट इज इट इज लेस देन 1.5 mm, ठीक है। व्हाट इज दिस? mm इज, इट इज मिलीमीटर, ठीक है। जैसे एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देयर आर 10 mm इन अ सेंटीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप लगा सकते हो थोड़ा सा माइंड में आइडिया कि अगर वो जो 10 mm, 10 mm एक सेंटीमीटर में होते हैं तो ये 1.5 mm कितना हुआ? तो इसका साइज 1.5 mm से कम कम होता है। कैसा स्ट्रक्चर रहेगा इसका? कुछ शॉर्ट शॉर्ट होता है, टेपरिंग, एंड देन देयर आर ब्रांच्ड प्रोसेसेस, ठीक है। हमने पढ़ा, जैसे आपने पहले स्ट्रक्चर में देखा, जो आपने कल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसी में था ये डेंड्रॉन्स के स्ट्रक्चर भी आपने कुछ प्रोसेसेस के तौर पे साइड पे बनाए थे, पेरिफेरी पे। तो ये ग्रीक वर्ड है डेंड्रॉन, जिसका मीनिंग होता है ट्री, तो ये ट्री लाइक अपीयरेंस देता है। अब आगे एक मेन लाइन आती है, मेन चीज आती है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा कि वो क्या है। They are going to conduct the nerve impulses towards the cell body, ठीक है। ये क्या करता है? सेल बॉडी की ओर इम्पल्स लेके चलता है, इसको बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। इतना सा याद रखना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, दे आर गोइंग टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। आई होप आपको माइंड में सेल बॉडी दिख रही होगी जो आपने ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं आपको बाद में वापस डायग्राम पे लेके जाऊंगा, वहां पे जाके फिर से बता दूंगा, लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि अब डेंड्रॉन का काम क्या है? नर्व इम्पल्स को लेके जाना, किसकी तरफ? सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स को लेके जाना। तो यहाँ पे आपने किसका नाम सुना? एफरेंट फाइबर का, एफरेंट का, ए फॉर एफरेंट। तो ये याद रखिए, इसको फिर आगे जाके मैं कहीं पे रिलेट करूंगा, वहां पे समझाऊंगा एक ट्रिक के साथ, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। सेकंड थिंग आती है, देयर इज एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है? इट इज अ सिंगल वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लंबी प्रोसेस है, यूनिफॉर्म डायमीटर रहेगा कुछ 0.25 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक।
अब देखिए डेंड्रॉन की लेंथ कुछ में थी, ठीक है, लेकिन इसकी माइक्रो में है। सो एक्सॉन डेंड्रॉन से कुछ ये बहुत छोटा दिख रहा है हमें, ठीक है, ये माइक्रो में है। अब देखिए ये क्या था इसका, सॉरी माइक्रो में उससे छोटा नहीं, माइक्रो में उसका डायमीटर रहेगा, ठीक है, 0.25 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ इसकी इवन कई सारे मीटर तक चली जाती है। इट मे बी मैनी मीटर्स लॉन्ग, लार्ज एनिमल, जैसे जो लार्ज एनिमल्स होते हैं वहां पे इट मे बी मैनी मीटर्स लॉन्ग। सो फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू अराइज, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका कहाँ से पॉइंट कहाँ से निकलती है, विच इज कॉल्ड एज द एक्सॉन हिल्लॉक, ठीक है, एक्सॉन हिल्लॉक बोलते हैं साइटन में। जैसे आपने वो स्ट्रक्चर ड्रा किया था ना, कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो स्ट्रक्चर था ना, फिर यहाँ पे कुछ आपने डेंड्रॉन्स डेंड्राइट्स ऐसे ऐसे ड्रा किए, ठीक है, और ये कुछ बीच में, और ये कुछ बीच में यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस था, ठीक है, और ये साइड साइड पे फिर कुछ फाइब्रल्स थे। तो बीच में यहीं पे कहीं बीच में आपने क्या देखे थे, निसल ग्रेन्यूल्स देखे थे, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखते हो इस तरीके से। अब हम बात कर रहे थे एक्सॉन हिल्लॉक की, तो ये एक्सॉन हिल्लॉक क्या होता है, ये बेसिकली ये जो एरिया है ना, ये ये एरिया है, ठीक है, जिस एरिया से किसका ओरिजिन होता है, एक्सॉन का ओरिजिन होता है, इस एरिया को एक्सॉन हिल्लक बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने अभी डार्क हो रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज द एक्सॉन हिल्लक। तो इस एक्सॉन हिल्लक से एक एक्सॉन निकलती है, तो इट इज बेसिकली द कोनिकल प्रोजेक्शन ओवर हियर, ठीक है, साइटन की ये कोनिकल प्रोजेक्शन है, यहाँ से एक्सॉन राइज होती है, एक्सॉन चलती है। अब उसके बाद में आप देखते हो कि एक्सॉन तो चल पड़ी, अब एक्सॉन के वो टर्मिनेट कहाँ पे जाके होती है, कुछ इस तरीके से जो चलती है, तो यहाँ पे जाके अब इसके और आगे प्रोसेसेस निकल जाती हैं, ठीक है। इन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, दे आर द टर्मिनल आर्बोराइजेशंस, ठीक है। दे दिस एक्सॉन एंड्स इन टर्मिनल आर्बोराइजेशन, इसको बोलते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशन। जब टीलोडेंड्रिया, डेंड्रिया उसी डेंड्रॉन से टर्म है, और टीलो टीलो मींस द बिल्कुल टेपरिंग वाला रीजन, ये टेपरिंग वाला रीजन है। अब ये कहाँ पे चल के काम करता है, अब ये जो रीजन है ना, ये जो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ठीक है, दिस टर्मिनल आर्बोराइजेशन, ये किसके साथ मिलके काम करती है, ये जाती है और आगे मसल फाइबर्स मिलते हैं इसको, ठीक है, या फिर कोई और न्यूरॉन मिल जाता है, या फिर कोई ग्लैंड सेल मिल जाता है, यानी कि किसी और सेल के साथ ये एसोसिएट होके काम करती है। अब बेसिकली क्या करना है इसको, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, आगे बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आपको क्लियर होगा कि ये कैसे काम करती है। लेकिन इससे पहले एक मेन लाइन पे चलते हैं, वो देखते हैं नीचे, दैट इज द एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। अब इसको आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं इसको रब करने लगा, मिटाने लगा, ठीक है। देखो आपने डेंड्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, तो डेंड्रॉन का क्या था, दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, दैट इज द एफरेंट फाइबर्स। अब आपने एक्सॉन के बारे में पढ़ा, तो इनका क्या है, दे कंडक्ट द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, दैट इज द इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि ये वो एफरेंट था, ये इफरेंट था, मैं आपको एफरेंट और इफरेंट का थ्रू सर्टेन ट्रिक्स बिल्कुल माइंड में रखने के लिए कुछ बताता हूँ आगे जाके, लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा कि डेंड्रॉन क्या काम करेगा, डेंड्रॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की ओर लेके आएगा, ठीक है। एक्सॉन नर्व इम्पल्स को, ये इम्पल्स कंडक्ट करता है जो, उसको ये कहाँ कहाँ से लेके चले जाएगा, सेल बॉडी से कहीं और साइड पे लेके चला जाएगा, कहाँ पे जाता है वो हम देखते हैं आगे कि क्या होता है बेसिकली। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो, अगर कोई भी दिक्कत हो, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन फ्रीली आस्क मी।
ठीक है, ये आपका न्यूरॉन नर्व फाइबर था, इसमें आपने देखा वो डेंड्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, नीचे आपको एक्सॉन दिख रही है, एक्सॉन कहाँ जा रही है, क्या स्ट्रक्चर है उसका। तो ऐसे ही डेंड्रॉन्स का क्या है, डेंड्रॉन्स क्या रोल प्ले करते हैं, अभी आपको बोला कोई सेल बॉडी की और कंडक्शन कर रहा है, कोई सेल बॉडी से लेके कंडक्शन कर आगे इधर उधर जा रहा है, ठीक है। तो कौन क्या करता है वो हम आगे देखेंगे। देखो डेंड्रॉन्स है ऊपर, तो इनका कहीं लिंक होगा, ये सेल बॉडी की ओर लेके आएंगे इम्पल्स को, और जो एक्सॉन है वो इम्पल्स को सेल बॉडी से लेके चले जाएगी। तो जाती कहाँ पे है, लेट अस सी। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक था दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बिकॉज इन योर सिलेबस देर इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, आपको इसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 7 में, आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन, बट जितने में भी आता है आप इसको इजिली कर सको, आई होप दिस। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसमें आपको एक अच्छा सा वेल लेवल्ड डायग्राम, अच्छी सी डायग्राम, अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के आना है और उसको एक्सप्लेन करना है बड़े उम्दा ढंग से। अब आगे टॉपिक आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड ग्रेडेड पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड ग्रेडेड पोटेंशियल। जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके, सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, इसको देखना है। इनको समझने से पहले हम वापस कुछ समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद में इसको देखेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या रहता था और ग्रेडेड क्या होता है। इसके आगे है कुछ नहीं है, चलो। रेस्टिंग पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे ही आगे आएगा एक एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, पोटेंशियल है कि जैसे आप कुछ काम करते हो, आपका कुछ पोटेंशियल रहेगा, ठीक है, कितना पोटेंशियल है काम करने का जी, ऐसे जनरली आप लेमन लैंग्वेज में बात कर देते हो। तो ऐसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है कुछ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप जब पढ़ोगे इसको तो कुछ चार्ज की बात होगी, चार्ज है ना, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे, कुछ पोलराइजेशन होती है, हाइपर पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, चलो देखेंगे वो क्या होता है। तो लेकिन इतना बहरहाल याद रखिएगा कि यहाँ पे चार्ज की बात की जाएगी, ठीक है। और इस चार्ज को हम यहाँ पे जब लिखते हैं तो ये मिली वोल्ट इसके यूनिट है, मिली वोल्ट में इसको किया देखा जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है। ओके, लेट अस सपोज, अगेन वही बात कि आप कुछ नहीं पढ़ के जाते हो, तो वहां पे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन इन ब्रीफ और डिफाइन इन एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रेस्टिंग पोटेंशियल। जितनी सी अभी तक बात मैंने बताई है कि कुछ चार्ज के बेसिस पे है, ठीक है, एक पोटेंशियल है, तो मिली वोल्ट में इसको हम लिखते हैं। कुछ तो लिख पाओगे आप, किसको सुन के, खाली उसकी टर्म को सुन के, दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब मेम्ब्रेन टर्म साथ में आती है तो इतना और एक जाहिर सी बात है कि माइंड में क्लियर हो गया कि मेम्ब्रेन से ताल्लुक रखने वाला ही कोई इसका आंसर होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। चलो थोड़ी देर के लिए यहां से निकलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल को थोड़ा सा साइड पे रखिए और जो आगे लिखी हुई टर्म्स हैं उन पे फोकस करिए। One is the sensory neuron and the other one is the motor neuron, ठीक है। one is the sensory neuron and the other one is the motor neuron। अब एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन यानी कि एफरेंट फाइबर, कौन सा, एफरेंट फाइबर। मोटर न्यूरॉन यानी कि ईफरेंट फाइबर, विच वन, ईफरेंट फाइबर। अब एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, अगर तो आप इसको इजीली ऐसे ही याद रख सको, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम। अगर माइंड में स्किप होने के चांसेस हों
कहीं आप सेंसरी को इफेरेंट के साथ जोड़ सकते हो, जब मोटर को ए के साथ जोड़ सकते हो, उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक दूंगा, उसे संभाल के रखिएगा और उसका यूज कीजिएगा। Sensory neuron, that is with respect to the afferent fiber, or afferent fiber with respect to the sensory neuron. Motor neuron, that is efferent, or efferent, that is motor neuron. बात करते हैं सेंसरी, थोड़ा सा बाहर निकलिए टॉपिक से, तो वो ट्रिक लेके आइए, वापस टॉपिक में आ जाना। सेंसरी न्यूरॉन यानी कि सेंसेस, तो सेंस से हमारे पास एक टर्म है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है। सेंस फॉर एस, एप्टीट्यूड फॉर ए, देन ए फॉर एफरेंट। आई होप आपके पास, आपके हाथ में पेन हो, आई होप आपके सामने आपकी नोटबुक खुली हो, ठीक है। अगर नहीं खुली है तो चलो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, लेकिन लिखना नोट करना जरूरी है। सेंसरी न्यूरॉन, दैट इज एफरेंट फाइबर। याद भूल जाए तो उसके लिए एक मंत्र दे रहा हूं कि एस फॉर सेंस और ए फॉर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड से ए और वही ए यहाँ पे आप एफरेंट को दीजिएगा, तो सेंसरी के साथ एफरेंट आएगा। एंड द सेकंड वन देन इज, दैट इज द मोटर न्यूरॉन, और उसके बाद में इफरेंट फाइबर है, तो मोटर फॉर एम, तो एम फॉर मोटर। कोई भी मोटर आप, किसी की भी मोटर देखिए, अपनी मशीन की मोटर देखिए, किसी पंखे की मोटर देखिए, हर किसी को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? करंट की। करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर इफरेंट फाइबर एंड एम फॉर मोटर। थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए ट्रिक दी, रखिएगा, ऐसे याद रख सको, मोस्ट वेलकम, वेल एंड गुड। अगर इस तरीके से रख सको, देन अगेन आई वेलकम यू। ओके, बाहर निकलिए यहां से और वापस टॉपिक में आइए। अब हम पढ़ते हैं एफरेंट फाइबर को और इफरेंट को, ठीक है। एफरेंट नर्व क्या होती है, इफरेंट नर्व क्या होती है, ये क्या काम करते हैं। अब जो एफरेंट नर्व है, what this is going to do, it is going to bring the sensory impulse from the receptor to the central nervous system, ठीक है। ओके, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को नहीं देखना है, आंखें बंद करके थोड़ा सा सोचना है, जो मैं आपको बोलूं उसको ध्यान देना है। सपोज आप चल रहे हो, आराम से चल रहे हो, रास्ते में एक कांटा नीचे है, नियर अबाउट वो 2 इंच लंबा कांटा है, ठीक है। 2 इंच लंबा कांटा है या कील है, कुछ भी, आप आराम से चल रहे हो, तो आपका पाँव उसके ऊपर पड़ता है। इज इट पॉसिबल कि वो 2 इंच का 2 इंच आपके पाँव में चला जाएगा? और इज इट पॉसिबल को 1 इंच पूरा लंबा ही आपके पाँव में धंस जाएगा? नो, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट रनिंग, ठीक है। आप बिल्कुल एकदम से रनिंग नहीं कर रहे हो कि कुछ अचानक से एकदम से ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाता है। आप अगर आराम से चल रहे हो, तो अगर वो नीचे आपके पाँव के एक कांटा आता है, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वो पूरे का पूरा कांटा आपके पाँव में चला जाता है। ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होता है? बेसिकली उसके लिए रीजन यही है कि हमारा ब्रेन काम करता है, जैसे ही उसको सेंस आती है कि पाँव के नीचे कुछ चुभा है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं आएगा पाँव में, वो आएगा, लेकिन टू सर्टेन लिमिट। उससे पहले ही आप अपने पाँव को हिला के ऊपर कर लोगे और वो आपके पाँव में पूरा एंटर नहीं करेगा। अदरवाइज अगर इतने प्रेशर से बिल्कुल केयरलेसनेसली उसके ऊपर पाँव छोड़ोगे, तो वो पूरा अंदर धंसने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब अगेन वन मोर एग्जांपल, सपोज आपके पास कोई बैठा है, तो वो जब आप किस आग के पास हो, आग जल रही है ना, आप गैस में रोटी बनाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आप रोटी को पकड़ते भी हो, लेकिन उस तवे के साथ, ग्रिड के साथ, उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप हाथ अपना चिपका देते हो। क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम को कोई मैसेज जाता है, कुछ सिस्टम काम कर रहा है, तो वो आपके हाथ को जलने नहीं देगा, है ना। नहीं तो आप पूरे तवे पे भी रोटी को अच्छे से सेक लेते हो, लेकिन हाथ जलता नहीं है। कारण क्या है? कि हमारा नर्वस सिस्टम वहां पे काम कर रहा है। दिस इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन का काम है, ये रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़िएगा, गूगल करके पढ़िएगा, किसी पुरानी बुक से पढ़िएगा, या अपने ही किसी बुक से पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा, वहां से आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, देन अगेन यू कैन आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू। अब एफरेंट नर्व क्या करती है, एक ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे कि एफरेंट नर्व का काम, मैं पहले पीछे बता चुका हूँ आपको, जो एक दो चीजें, कि वहां पे एफरेंट था, वो ई फ्रेंड था, तो उसी का यहाँ पे रिलेशन बताऊंगा, तो वापिस आप पीछे उसको रिलेट कीजिएगा, आपको समझ आएगा। एफरेंट नर्व क्या करती है, ये सेंसरी इंपल्स को लेके आती है, कहाँ से? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। माइंड में सिस्टम है कोई, ये ऊपर माइंड बोल रहा हूँ जिसको, आपका ये है ना क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स जो सिर पे है ना, इसके इसके बीच में कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, जिसको आप नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हो, ठीक है। वहां पे एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है,
ठीक है? उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी इंपल्सेस को लाया जाता है। कौन लेके आता है? एफरेंट नर्व लेके आती है। कहाँ से लाती है भाई साहब? रिसेप्टर से लाती है। वो रिसेप्टर कौन होता है? जो वहां पे रिसीव कर रहा है। अब देखो, आपका पाँव बड़े आलीशान ढंग से बोलता है, हाँ जी सर, आओ अंदर। वो कांटे को रिसीव कर रहा है वहां पे, लेकिन आपकी बॉडी उसको रिसीव, आपका माइंड उसको रिसीव नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता है कि वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसको नहीं पता था, तो वो तो बेचारा अनजान था पाँव, तो उसने उसको रिसीव करने लग पड़ा वो नीचे से। लेकिन एकदम से माइंड में मैसेज जाता है और माइंड क्या बोलता है? भाई साहब नहीं नहीं, आपको अंदर नहीं आना है यहाँ पे, ये आप हमें नुकसान करोगे। तो ये जो इतनी सी बात आपको बता दी कि माइंड ने वहां से वहां मैसेज दिया, उसको बोला, उसने बोला आपको नहीं आना है, वो उसको रोक देता है। ये इन दोनों का काम है। किसका? एफरेंट का और ईफरेंट का। अगर मैं फास्ट चल रहा हूं तो भी आप मेरे को काउंटर करके बोल सकते हो, मैं थोड़ा आराम से चलूंगा, ठीक है? अदरवाइज मेरे को तो नॉर्मल ही लग रही है स्पीड, तो आप देख सकते हो। सो एफरेंट नर्व, इसका काम था सेंसरी इंपल्स को लेके आना। कहां से? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, कि कोई आपके घर में चोरी करने आ रहा है, कोई आपको नुकसान देने आ रहा है, ठीक है? सेना वो उधर बाउंड्री लाइन पे मिलिटेंसी हो रही है, ठीक है? टेररिस्ट आ रहा है अंदर, तो आपको बचना है भाई साहब। तो वो अंदर जानकारी देगा, कोई अंदर कोई मैसेज देता है आके, वो एफरेंट नर्व है जो मैसेज देने आती है, मैसेज कन्वे करती है। कहाँ से? ठीक है? वो एक सेंसरी इंपल्स को लेके आती है। कहाँ से? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, कि हमें आर्मी की जरूरत है, बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो रही है। अब उसके लिए इफरेंट नर्व काम करती है। अब इफरेंट नर्व क्या करती है? वो मोटर इम्पल्स लेके चलती है। कहाँ से? नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कहाँ पे? इफेक्टर तक, ठीक है? वो कोई भी स्पेसिफिक इफेक्टर हो सकता है, जैसे मसल फाइबर्स आ गए तो कुछ भी, तो वो वहां पे लेके चलती है। जैसे अगेन मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी कि कांटा चुभता है, तो कांटे की चुभन हमें फील होती है पहले, ठीक है? देखो, बिल्कुल एक सेकंड से भी छोटे से हिस्से में ये सारा काम हो जाता है, तो हम इसे इतना ज्यादा डिस्टिंग्विश अलग अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह है कि बिल्कुल छोटे से टाइम ड्यूरेशन में ये काम सारे का सारा हो जाता है, जिसमें मैसेज ब्रेन तक जाता भी है, और ब्रेन वापस नीचे भी मैसेज भेजता है कि भाई साहब अपना पाँव उठाओ यहाँ से, ठीक है? तो एकदम से हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कर जाते हैं, उसको पीछे भी कर लेते हैं। तो इनमें दो नर्व्स का काम है, एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व। एफरेंट का काम था सेंसरी के साथ, जैसे मैंने पहले आपको बोला, वो सेंसरी इंपल्स लेके आती है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर इंपल्स चलती है, ठीक है? वहां से मोटर न्यूरॉन, मोटर इंपल्स चलती है, और वो स्पेसिफिक एरिया तक, किसी भी इफेक्टर तक चलती है, जहां पे उसे जाके कुछ काम करना होता है। जैसे यहाँ पे मसल फाइबर्स में जाती है, तो वहां पे जाके कोई काम करवाएगी। अब ये इफेक्टर क्या होता है? यहाँ पे इम्पल्स टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है? और वो टर्मिनेट होती है, वहां पे वो अपना रिस्पांस बताती है। रिस्पांस कैसे शो करती है? रिस्पांस शो करती है, जो भी ऊपर से उसको मैसेज आया होता है, वो मैसेज उसने वहां पे करवाना है, उस मैसेज को वहां पे उसने पालन करवाना है। जो भी वो बोलता है यहाँ से अपना पाँव उठाओ, तो उसने उठाना है, ठीक है? वहां पे वो इम्प्लीकेट करवाती है इस चीज को। सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ ए फ्रंट एंड ई फ्रंट इज। अगर इस ए फ्रंट और ई फ्रंट में कोई भी किसी को थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज शेयर विद मी राइट नाउ। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस, ठीक है? इसीलिए आपने कुछ नहीं बोला। अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वन मोर टर्म इज हियर, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है? अभी भी मैं रेस्टिंग पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, याद रखना। उससे पहले कुछ आपको बेसिक बता रहा हूँ, इन्हीं के बेसिस पे रेस्टिंग पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल बताना इजी रहेगा। अच्छा, एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? अगेन थोड़ी देर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो फील करिएगा आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है? अच्छा, तो सब चलो, सभी अच्छे हैं। वहां पे मैं आपको कुछ ऑफर करता हूँ, आपको एक अच्छी सी प्लेट डोमिनोज की पिज्जा की ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपके सामने आता है, अब आप अभी आपकी सुन के ही एक्साइटेशन इंक्रीज हो रही है ना, आप एक्साइट हो रहे हो, क्या बात है? ये मिल जाए तो आई थिंक आप माइट भी एक्साइट हो। मैं नहीं हो रहा हूँ एक्साइट वैसे, ठीक है? मैं इसीलिए नहीं एक्साइट हो रहा हूँ कि मेरे को इनके प्रति कोई भी लाइकिंग नहीं है। अगर आपको होगी तो आज वो छोड़नी भी आपने, तो मीन्स आपको एक्साइटेशन हो रही है कि वाओ, है ना, वन प्लेट फुल ऑफ
पिज़्ज़ा, है ना? पिज़्ज़ा, एक बर्गर भी है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी है, बढ़िया-बढ़िया सी। सो कुछ एक्साइटेशन हो रही है। अब वो जो ऐसे पहले एक्साइटेशन नहीं थी, है ना? अभी एक्साइटेशन है। जैसे सपोज़ अभी आपको कोई बोलता है कि आपके लिए एक फ्री में गवर्नमेंट ने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया है गोवा का, है ना? एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया है, वो बिल्कुल साउथ इंडिया घुमाएगा पूरा वो, और एक और ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया है जो आपको कश्मीर घुमाएगा, एक आपको लेह लद्दाख घुमाएगा, ठीक है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सपोज़ ये भी अगर कोई आपको एक इंसेंटिव दे दे, एक बता दे, ऑफर दे दे, तो कितनी एक्साइटेशन होती है, वॉव! है ना? हम वहाँ घूमेंगे, मीन्स दिस इज व्हाट द एक्साइटेशन इज। एक्साइटेशन, आप एकदम एक्साइट हो जाते हो, है ना? उत्साहपूर्वक आपकी वो स्थिति जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो दैट इज व्हाट द एक्साइटेशन इज। ठीक है, तो वो जो पिज्जा सुन के आप एक्साइट हुए, या कोल्ड ड्रिंक, सो एंड सो अच्छी अच्छी चीजें खाने वाली, जिनको आप अच्छी अच्छी बोलते होंगे, मैं नहीं बोलता, ठीक है? मेरे लिए वो अच्छी अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए मैं एक्साइट भी नहीं हो रहा हूँ। तो मैं एक्साइट होता हूँ जैसे कोई मेरे को ऑफर करे कि आपको एक 1 लीटर आपको फ्रूट जूस दिया जाता है, तो या फिर कोई अच्छी अच्छी चीजें ऐसे वाली। ओके, अब दिस इज व्हाट द एक्साइटेशन इज। अब वापिस आओ, उस रेस्तरां में नहीं बैठना, अभी अभी वापिस जहाँ पे बैठे हो वहीं पे बैठो और इस चीज को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ये बेसिकली क्या लिख रखा है। देखो, अब हम एक्साइटेशन की बात कर रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे लेकिन अपने नर्वस सिस्टम को, अपने न्यूरॉन्स को। हम यहाँ पे न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है? अ, वापिस आना, इधर-उधर मत जाना। न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी की बात करते हैं कि वहाँ पे उनको कैसे एक्साइट किया जाता है, वो कैसे एक्साइट होते हैं। देखो, जब भी कभी नर्व फाइबर को स्टिमुलेशन मिलती है, ठीक है? ये कोई भी स्टिमुलस आ सकता है, वो नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करता है। जैसे अभी जो-जो बातें की ना, इन्होंने भी क्या किया, आपके नर्व फाइबर को स्टिमुलेट किया, ठीक है? ये भी सेम प्रोसेस हो रही है। वही एक्साइटेशन यहाँ पे हो रही है, लेकिन अभी आपको आपकी बॉडी के अंदर जाके बताने वाला हूँ कि अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है? किस लेवल पे क्या चीज़ होती है, कैसे-कैसे होती है, थोड़ा-थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ में देखेंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा-सा अपने पास ब्रीफ ओवरव्यू रखेंगे ताकि हम आगे आने वाले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकें। एक स्टिमुलस आता है और वो स्टिमुलस एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का चाहिए, ठीक है? इट मे बी मैकेनिकल स्टिमुलस, इट मे बी केमिकल स्टिमुलस, इट मे बी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, इट मे बी सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है? वो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। वो स्टिमुलस क्या करता है, अगर वो नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर जाता है, ठीक है? जितना एक मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए ना स्टिमुलस की, जितनी एक मिनिमम चाहिए ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, इससे और कम नहीं बात कर रहा हूँ। जितनी कम से कम हमें चाहिए, जिससे आप एक्साइट हो सको, ठीक है? जैसे अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक पैकेट रस का वो खाने को दिया जाएगा, माइट बी एक्साइटेशन ना हो, ठीक है? लेकिन अभी जैसे आपको बोला था एक पिज़्ज़ा आपके घर में, मैं ऑर्डर यहाँ पे कर रहा हूँ, आपके घर में रिसीव हो जाएगा, दोपहर को 1 बजे के करीब-करीब। तो आपकी 1 बजे तक बिल्कुल ऐसे एक्साइटेशन बनी रहेगी कि आज तो पिज़्ज़ा घर में आएगा, घर में बैठ के आराम से खाएँगे, ठीक है? सो वो क्या हो रहा था, ये एक मिनिमम स्टिमुलस था, लेकिन वो रस के पैकेट और एक मैं बोल दूँ कि वो एक्लेयर्स की एक कैंडी आपको मिल जाएगी, आप खाओगे, तो माइट बी आपको एक्साइटेशन नहीं होगी। मीन्स वो मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं थी स्टिमुलस की कि आपको एक्साइट कर सके। लेकिन वो एक प्लेट, एक डिब्बा, वो जो फर्स्ट क्लास डिलीवरी बॉय आपके घर में देने आएगा, वो आपके लिए मिनिमम स्ट्रेंथ थी। किसकी? वो आपके लिए मिनिमम एक स्ट्रेंथ थी स्टिमुलस की, जो आपको स्टिमुलेट कर सके। किसके लिए? है ना? वो आपको एक्साइटेशन प्रोवाइड कर सके। इसी मिनिमम स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? इसी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है? आप तो रिप्लाई नहीं कर सकते हो, अब मुझे लग रहा है। कुछ नहीं आपने रिप्लाई किया, कुछ नहीं बोला, लेकिन आई होप कि आप मेरी बातों को आराम से, अच्छे से, विद क्लियर ऑडिबल स्ट्रेंथ सुन पा रहे होंगे। ओके, तो वो एक मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस रहती है जिसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है? अब ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस करता है, ये करता क्या होता है जो, ये बेसिकली वहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इंक्रीज़ करता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज़ करता है, ठीक है? अब ये आगे कुछ आ रहा है, 15 टू 30 मिलीवोल्ट लिख रखा है, आगे कुछ -90 मिलीवोल्ट टू -65 मिलीवोल्ट लिख रखा है, ये क्या होता है बताता हूँ आपको। सपोज़ दिस इज़ अ मेम्ब्रेन, एक सेकंड इसको पीछे करो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, ठीक है? सपोज़ दिस इज़ अ मेम्ब्रेन, ये कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है? अब इस मेम्ब्रेन के
इस मेम्ब्रेन के इस साइड पे कुछ अलग चार्ज है और इस साइड पे कुछ अलग चार्ज है, ठीक है। जैसे आप कोई भी मेम्ब्रेन देखते हो ना, मेम्ब्रेन के एक इनसाइड रहती है कोई साइड, है ना, अंदर की ओर होगी, तो एक कोई बाहर वाली साइड होगी। अगर आप इसी को एक सेल बोलते हो तो इसके भी कुछ अंदर है, ये सारा स्पेस इसके अंदर है और ये सारा स्पेस इसके बाहर है, ठीक है। अब कुछ चीजें जो अंदर होती हैं वहां पे चार्ज कुछ और रहता है, अगर आप बाहर देखते हो तो चार्ज कुछ और रहता है, ठीक है। तो कोई भी स्टिमुलस आता है, क्या बात होती है, क्या चीज होती है, हम देखेंगे क्या आगे जाके। तो एक स्टिमुलस आता है जो क्या करता है, वहां पे उसको एक्साइट करता है, ठीक है। अब वहां पे वो इसमें एक्साइटेबिलिटी आती है, तो उस एक्साइटेबिलिटी से क्या चेंजेस आती हैं वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि देर इज अ सडन राइज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इतना सा एक स्टिमुलस मिल जाता है जब जब भी एक मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस प्रोवाइड होती है, यानी कि मिनिमम एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जिसको बोलते हैं वो आता है। उस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, देर occurs the sudden rise of membrane potential by how much millivolt, कितना 15 to 30 millivolt, means वो पहले -90 मिलीवोल्ट पे होती है और वो -90 से -65 तक पहुंच जाती है। आप मेरे को एक चीज बताओगे, -90 बढ़ा है या -65 बढ़ा है? अब नहीं मैं बोलूंगा जब तक आपने आंसर नहीं दिया तो। -10 -65 ये 10 नहीं था, सॉरी, ये 90 है। -65 सर बड़ा है। जी, ठीक है। जैसे आपने पहले बोला था माइनस, आपने 10 पढ़ा हुआ तो आपने 10 बोल दिया, दिस इज -90, दिस इज -65। तो इसमें इन दोनों टर्म्स में कौन बड़ा है, दैट इज -65। क्यों -65? क्योंकि वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो पॉजिटिविटी की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है, -90। सो अगर इन फ्यूचर, फ्यूचर मींस जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें अगर आगे जाके आप कभी, सॉरी, अगर आगे जाके आप कभी यहाँ पे पढ़ते हो कि कोई चीज -90 से कन्वर्ट होके -65 पे चली जाती, इट मींस इसमें है तो दोनों नो डाउट नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसमें भी इतना जरूर रहेगा कि दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन दिस वन, ठीक है। ये जितना ये वाला नेगेटिव है ना, उतना ये नहीं है, ये कम नेगेटिव है। सो दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव साइड, ठीक है, ये पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है। -65 है, आगे जाके कहीं -60 आएगा, -50 आएगा, -40 आएगा, -30 आएगा, -20 आएगा, -10 आएगा, धीरे धीरे वो जीरो पे, और उसके बाद में पॉजिटिव साइड कन्वर्ट हो जाएगा, +40 भी चला जाएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ क्या हुआ, वहां पे कोई स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस ने इनका चार्ज चेंज करा, ठीक है। सो देयर अकर्स द सडन राइज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय 15 to 30 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो वो जाके उसको -90 मिलीवोल्ट से -65 मिलीवोल्ट तक ले जाता है। तो ये सब कब होता है, जब एक सुटेबल स्ट्रेंथ का, जब एक एडिक्वेट स्ट्रेंथ का स्टिमुलस कोई आता है, तो वो आने के बाद में उनको वहां पे एक्साइटेशन काज करता है, उस एक्साइटेशन के कारण ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाता है ना। अभी मैं पोटेंशियल की बात करने लगा, वही पोटेंशियल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड व्हाट इज द ग्रेडेड पोटेंशियल एंड व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल, उसी को आपने देखना है। अब जैसे ये रेस्टिंग पोटेंशियल था, ठीक है, तो इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले आगे थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, ओके। एक चीज छोटी सी पहले और पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, आज यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर करेंगे। सो अभी देखते हैं ये क्या बोलता है। एक छोटा सा प्रिंसिपल है, एक छोटा सा टॉपिक है, विच इज कॉल्ड एज ऑल और नन प्रिंसिपल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑल और नन प्रिंसिपल। इस ऑल और नन प्रिंसिपल में क्या आता है, अगर आप कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड किया कहीं पे, तो अगर उस स्टिमुलस के कारण वहां पे कोई भी एक्साइटेशन नहीं होती है, ठीक है, इट मींस वो जो स्टिमुलस आपने दिया या जो भी स्टिमुलस आपको मिल रहा है वो उतना पर्याप्त स्टिमुलस है ही नहीं, ठीक है, वो उतना एडिक्वेट, वो उतना मिनिमम स्टिमुलस है ही नहीं जिससे वहां पे एक्साइटेशन हो सके, ठीक है। मींस पैसिव वॉइस में चले जाओ तो बोलता है कि अगर मिनिमम स्टिमुलस से कम स्टिमुलस मिलता है देन देर इज नो एक्साइटेशन, ठीक है। अगर स्टिमुलस ही नहीं मिलता है तो एक्साइटेशन नहीं होगी,
ठीक है, सिंपल सा फैक्ट है। अगर आपको बोला जाता है कि आपको कॉलेज आओ, आपको पता नहीं आपने कौन सा इतना बहादुरी का काम किया, आपको एक प्राइज दिया जाएगा, उस प्राइज में आपको एक नटराज की पेंसिल दी जाएगी प्राइज में, जस्ट जस्ट अ पेंसिल, ठीक है, तो एक्साइटेशन होगी। कॉलेज आएंगे, उधर जाके एक प्राइज लेना, वो भी क्या मिलेगा, एक पेंसिल मिलेगी, तो आपको बिल्कुल भी एक्साइटेशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको थोड़ी देर बाद कहा जाता है कि आपने इतना बहादुरी का काम किया, आपको आईफोन प्राइस मिलने वाला है। आपको भूख भी नहीं लगेगी, कि खाना भी नहीं खाओगे और आप पहले कॉलेज पहुंचने की बात करोगे कि कब वो प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द एक्साइटेशन इज, मींस जो पहले वो पेंसिल वाला था, वो एक मिनिमम स्टिमुलस भी नहीं था, वो उससे भी बड़ा काम था वो। उससे आपको एक छोटा सा स्टिमुलेशन भी नहीं हुई कि कॉलेज जाएंगे, थोड़ा सा प्राइज लेंगे, है ना, थोड़ा सा एक फंक्शन का मजा आता है, वो नहीं आएगा आपको। लेकिन जब आपको बोला जाता है कि आपको एक मोबाइल फोन, एक बढ़िया सा अच्छा सा आईफोन गिफ्ट किया जाएगा, वहां पे आपकी बहादुरी के बेसिस पे आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, आपको एक अच्छा सा आईफोन गिफ्ट किया जाएगा कि आप अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस लगा लगा सको, तो एक टैबलेट दी जाएगी, तो आप में इतनी एक्साइटेशन होगी, तो वो आई थिंक मिनिमम से भी बड़ी ज्यादा है वो तो दिस इज व्हाट द एक्साइटेशन इज। सो अगर लेस देन मिनिमम स्टिमुलस होता है, देन देयर इज नो एक्साइटेशन, कोई एक्साइटेशन नहीं होगी। लेकिन इवन इफ देर आर, इट इज मोर, ठीक है, अगर वो ज्यादा होता है, अब इसके केस में क्या आता है, यहाँ पे जब आप नर्व्स की बात करते हो, तो अगर ज्यादा भी स्टिमुलस होता है, तो एक्साइटेशन में कोई चेंज नहीं आती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक मोबाइल फोन दिया जाएगा, तो हो सकता है सच में मिल जाए, लेकिन मैं अगर आपको कोई वहां से फोन करता है कि आपको एक स्विट्जरलैंड में बंगला गिफ्ट किया जाएगा क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो आप बोलोगे ये कोई मूर्ख मेरे को कॉल कर रहा है, आपको तब भी एक्साइटेशन नहीं होगी, क्योंकि इतना पता है कि कोई आपको वहां पे बंगला जो अरबों खरबों का आएगा, वो आपको गिफ्ट करने वाला नहीं है। दिस इज व्हाट इज द इवन, दिस इज द मोर स्टिमुलस, ठीक है, मोर देन द मिनिमम स्टिमुलस। सो इस मोर देन द मिनिमम स्टिमुलस में भी क्या होगा, एक्साइटेशन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, आपको कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि आपको पता है उसकी रियलिटी की वो चीज नहीं। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है कि अगर वो उससे भी ज्यादा आपको स्टिमुलस मिलता है, तो भी कोई एक्साइटेशन में चेंजेस नहीं आती। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑल आर नन प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं ऑल आर नन प्रिंसिपल। सो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम दी एंड करते हैं। तो अगर कोई चीज आपको पूछनी हो, यू कैन फ्रीली आस्क मी, ठीक है। तो ये था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आज हमने आपके इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया, कवर किया, जिसमें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आज, जिसके बारे में थोड़ा सा बेसिस हमने लिया, विच इज अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है और ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। रेस्ट से कुछ, रेस्टिंग कुछ ऐसा ही होगा, टर्म ही सिग्निफाई करती है। सो आई थिंक इट्स ओवर नाउ। कुछ भी पूछना हो, यू कैन easily ask me. I am waiting here for you for next 30 seconds. So ठीक है फिर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे। थोड़ा खुद भी पढ़िएगा, बुक्स आई होप आपके पास हो ना हो, तो अगर कुछ मटेरियल मेरे से हो सका, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, ठीक है, लेकिन बुक रखना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।